आज आप सीखने वाले हो कि एक सिक्लिकल कंपनी को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो कंपनी का नाम है नाहर स्पिनिंग मिल्स एंड ये कंपनी देखो लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 65% डाउन है। एंड यहाँ पे कंपनी अराउंड 2022 से अभी तक सेम रेंज पे साइडवेज ट्रेड कर रहा है, राइट। तो बहुत दिन हो गया है। अभी इस कंपनी में मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज अगर आप यहाँ पे जाके जो फाइनेंशियल है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहाँ पे जाके देखोगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग पे है एंड अभी तो रिसेंटली नेगेटिव में भी चला गया है। बट फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो आज आपको समझने को मिलेगा। यहीं पे आता है मेन कैच एक सिक्लिकल कंपनी में एंड एक नॉर्मल कंपनी में डिफरेंस यहीं पे आता है। तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से। बट उससे पहले एक और दो चीज़ इंपॉर्टेंट है देखना। सबसे पहले चार्ट पे देखो कि यहाँ पे मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको स्टेज एक्यूमुलेशन सिखाया था, समझाया था, राइट। तो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ें हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ ये जो ड्राइंग है तो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँ तो आपको देखो यहाँ पे पहले तो स्टॉक साइडवेज जाता है, फिर बड़ा वॉल्यूम दिखाता है, वॉल्यूम दिखा के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है विथ लो वॉल्यूम एंड देन फिर से वॉल्यूम आता है बहुत ज़्यादा, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है विथ लो वॉल्यूम, फिर जाके क्या होगा, फिर वॉल्यूम आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन किया जाता है एंड देन बाद में जाके जब कंपनी का एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट दिखता है पब्लिकली तब जाके उसको ऊपर ले जाया जाता है, राइट। एंड वो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा वो समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ऐसे कंपनीज में। तो अभी देखो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने बताया, दैट इज़ यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो देखना इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सबसे पहले देखो कि कंपनी करता क्या है। मैन्युफैक्चर करता है कॉटन यार्न का, ब्लेंडेड यार्न का एंड निटवेयर का। निटवेयर मतलब जो स्वेटर वगैरह होता है उस टाइप का। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, SNML इज़ ए पार्ट ऑफ नाहर ग्रुप। ये सुनने में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है कि इस ग्रुप का है, उस ग्रुप का है, बट यहाँ पे जो नाहर ग्रुप है वो ऐसा कुछ खास बहुत बड़ा तोप नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब इम्प्रेस होने वाली कोई बात ही नहीं है इस लाइन से, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से लाइन से इम्प्रेस होना है एंड कौन से लाइन से इम्प्रेस नहीं होना, तभी जाके मैं ये सब भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन यार्न मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर ऑफ निटेड गारमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कॉटन यार्न पे है। एंड यहाँ पे इससे पहले एक और कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे चैनल पे, तो उस कंपनी का नाम है ट्रिडेंट, राइट। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छा खासा मार्केट लीडर लेके बैठा हुआ है बहुत से सेगमेंट में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो 26% जो रेवेन्यू आता है वो यार्न से आता है। एंड यहाँ पे कंपनी के पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ यार्न है, जैसे कि 100% कॉटन यार्न है, देन सब यार्न है, ओपन एंड यार्न है, ब्लेंडेड यार्न है। एंड साथ में कंपनी का जो मेन बिजनेस है यार्न का वो डोमेस्टिकली है। एंड अगर आप इस कंपनी का देखो नाहर ग्रुप का मतलब नाहर कंपनी का, नाहर स्पिनिंग का, तो इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो ज़्यादातर आता है 53% एक्सपोर्ट से एंड 47% आता है डोमेस्टिक मार्केट से। तो अभी यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि अगर कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है तो उस केस में कंपनी के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हो तो। बट अगर आप हर एक कंपनी अगर डोमेस्टिकली ही बिजनेस करने की कोशिश करता है तो उस केस में कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है। बट जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो, वर्ल्ड वाइड जाते हो, तो उस केस में आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा आपके लिए मतलब करना इजी होता है compete करना, बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें प्रोडक्शन जो कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा चीपर होता है एज कम्पेयर टू जो डेवलप कंट्रीज है, राइट। तो उस केस में एक अलग एडवांटेज मिलता है हमको। तो वही चीज़ यहाँ पे कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि ट्रिडेंट का देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग मार्जिन है वो अच्छा खासा है, 13, 14, 15% के अराउंड, 20% के अराउंड होता है। क्यों? बिकॉज इनका सिर्फ बिजनेस यार्न से नहीं आता, इनका 57% बिजनेस होम टेक्सटाइल से आता है। तो इसी वजह से इनके पास एक्स्ट्रा मार्जिन बचता है। बट इस केस में यहाँ पे सेम कंपनी के लिए ये जो अपना नाहर स्पिनिंग है तो इनका देखो जो बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बचता नहीं है। क्यों? बिकॉज इनका जो मेन बिजनेस है वो इन्हीं सभी चीज़ों में, यार्न वगैरह में है, राइट।
तो इसमें कंपनी के पास मेन इम्पैक्ट क्या आता है किस चीज़ का, वो होता है कॉटन का, राइट। कॉटन प्राइस अगर ऊपर जाता है कंपनी का जो मार्जिन है वो श्रिंक हो जाएगा, एंड अगर कॉटन प्राइस नीचे आता है तो कंपनी को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो यही चीज़ पकड़ने वाली चीज़ है। एंड यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो कॉटन का जो प्राइस है, हिस्टोरिकल प्राइस, ये 1 ईयर का देखो अभी कितना नीचे आ गया है 1 ईयर का प्राइस। एंड अगर हम 5 ईयर का देखते हैं, एक्चुअली में कॉटन का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नीचे आया है, एंड इसका इम्पैक्ट आपको इंस्टेंट देखने को नहीं मिलता है, इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा बाद में। बिकॉज ध्यान से सुनो ये बात, अगर कोई भी रॉ मटेरियल कंपनी परचेज करता है अपने बिजनेस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आज उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, कल मैन्युफैक्चर किया, परसों बेच दिया, ऐसा नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। एंड इसी वजह से फाइनेंशियल्स में हमको आउटपुट बाद में देखने को मिलता है, बट उससे पहले ही चीज़ें क्रिएट होना, जो सिचुएशन है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका होता है, जो कि अभी दिख रहा है कि अभी रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो बहुत कम है। कंपनी अभी जाके माल खरीद के रखेगा, इन्वेंट्री बना के रखेगा अच्छा खासा, देन बाद में जाके कंपनी जब सस्ते में खरीद के अगर कॉटन का प्राइस ऊपर चला जाता है तो महंगे में बेच सकता है, अगर नहीं भी जाता है तो सेम अच्छे प्राइस पे बेच सकता है। तो कंपनी कम प्राइस पे खरीद के बाद में ज़्यादा प्राइस पे बेच सकता है, तो उसमें क्या होगा, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज होगा, जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा। एंड जब कंपनी में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तब क्या होगा, तब शेयर प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, ऑफकोर्स शेयर प्राइस में भी हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको जो सिक्लिकल बिजनेस है उसको समझना होता है कि जब वो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ख़त्म हो चुका होता है, तब जाके अच्छे कंपनी में एंटर करना होता है। एंड फिर जाके जब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है पीक पे होता है, तब जाके बेच के निकल जाना होता है। एंड ऐसे बिजनेस में पी नहीं देखना होता, पी नहीं देखना होता, बिकॉज अगर किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर पीक पे है तो उस केस में उसका जो पी है वो ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएगा। बट कंपनी का अगर जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो रिड्यूस होता है तो उस केस में क्या होगा, जो पी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, बट एक्चुअली में जो प्रॉफिट है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो उस हिसाब का वो समझना पड़ेगा। अगर समझ नहीं आया ना तो फिर से देखो, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया पी के रिलेटेड। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि सिक्लिकल कंपनीज में किस तरीके से काम करना होता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अभी कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पे करता है। बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, वियतनाम, एंड इट ऑल्सो हैज़ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विथ इंटरनेशनल गारमेंट रिटेलर्स इन यूएसए एंड कनाडा, राइट, जो कि एक बहुत ही बढ़िया है। एंड स्पेशली जो यूएस का मार्केट है वहाँ पे जो यार्न है या फिर जो थ्रेड होता है, तो उन सभी चीज़ों का जो प्राइस में डिफरेंस होता है ना अपने कंट्री में एंड उस कंट्रीज़ में, तो आपको अगर आप थोड़ा सा खुद जाके देखोगे, मतलब रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छा खासा कंपनी धंधा कर सकता है इस फील्ड में, राइट। एंड यहाँ पे अभी तो जो कॉटन का प्राइस है वो रिड्यूस हुआ है, तो उस केस में भी पुश देखने को आपको मिलेगा ही। तो ओवरऑल समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली किस तरीके से बिजनेस को देखते हैं। एंड एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड देन अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 2022 के बाद जो ड्रॉप आया था वहाँ से फिर से सीधा रिकवरी आपको देखने को मिला होगा। एंड बहुत अच्छा खासा जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिला है रेवेन्यू में। एंड जो ऑपरेटिंग मार्जिन का मैंने आपको समझा ही दिया, वो जब ठीक हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़िया आ जाएगा, राइट। तो तभी जाके कंपनी का जो सेंटिमेंट है चार्ट में वो भी सही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बैलेंस शीट देखना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा ना हो तो उस कंपनी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा है, आपको देखने को मिलेगा। एंड जो बोरोइंग है वो ऑलमोस्ट हाफ है, तो बोरोइंग ठीक ठाक है, अंडर कंट्रोल है। एंड रिसेंटली कंपनी ने जो बोरोइंग है वो रिड्यूस किया है अराउंड 400 करोड़ का, जो कि और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है हमको। एंड अगर यहाँ पे इन्वेस्टर में भी देखने लगे ना, तो देखो यहाँ पे कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो प्रोमोटर्स खुद ही जो माल है वो खरीद रहे हैं कंटिन्यूसली, देखो कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। देखो ऐसे कंपनीज में आप दो तरीके से काम कर सकते हो। एक तो आप लंबे समय के लिए रख दो, जो कि मैंने बोला कि कंपनी का जब मार्जिन पीक पे पहुंच जाएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन, तब जाके आपको एग्जिट करके निकल जाना है, राइट। तो ये हो गया एक तरीके का मेथड। बट ऐसे कंपनीज में ये मेथड यूज़ करना बहुत ज़्यादा बढ़िया मुझे नहीं लगेगा, बिकॉज तो इस तरीके का जो इन्वेस्टिंग है वो करने के लिए आपको और ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा कि एक्चुअली में मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, कैसे प्लानिंग कर रहा है। तो उसके लिए एनुअल रिपोर्ट वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन एक और जो मेथड होता है वो होता है
छोटा टारगेट लेकर निकल जाओ, बिकॉज एट द एंड कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तो ऊपर जाना ही है, बिकॉज अब जो बिजनेस में चेंज हो रहा है उस वजह से। तो यहाँ पे क्या हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक सिंपल सा आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करो अच्छा खासा, एंड यहाँ से जो करंट प्राइस है वहाँ से अराउंड 30% का रिटर्न हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड ये जो चेंज है ये अगर हमको फाइनेंशियल में 1 साल में भी देखने को मिल जाता है तो उससे पहले ही शेयर प्राइस में मूवमेंट आ जाना चाहिए, एंड इसी तरीके से टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। एंड अगर 1 साल में 30% का टारगेट भी अचीव हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली एनालिसिस कैसे करते हैं। एंड आपको और भी लर्निंग रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो यहाँ पे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़ा हुआ है, जाओ जाकर देख लो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, एंड आप सब आजकल जो है शेयर नहीं कर रहे हो शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।